सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। चैप्टर नंबर 10 का जो प्रश्नोत्तर है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको आज हम लोग हल करेंगे और बेहतरीन ढंग से हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्त्री में कौन सा जीन संगठक पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, स्त्री की बात हो रही है कि स्त्री में जीन संगठक कौन पाया जाता है। तो उत्तर है XX, XY, X और Y। तो ऑप्शन दिया हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि XX पाया जाता है। ठीक है, देखिए स्त्री में पाया जाता है XX और पुरुष में पाया जाता है XY। ठीक है, स्त्री में पाया जाता है XX और पुरुष में पाया जाता है XY। और पुरुष जिम्मेदार होता है लड़की पैदा होने के लिए या लड़का पैदा होने के लिए। लड़की जिम्मेदार नहीं होती है, यानी कि माँ जिम्मेदार नहीं होती है कि बच्चा गर्भ में लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, अगर XX, इसका X और इसका X मिल गए, ठीक है, इसका X क्रोमोसोम और इसका X क्रोमोसोम मिल गया, तो क्या होगा? तो हो जाएगी लड़की। ठीक है, क्या जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए? और इसका X और इसका Y मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ण रूप से कौन जिम्मेदार होता है लड़का और लड़की पैदा करने के लिए? वो जिम्मेदार होता है पुरुष होता है, न कि महिला होती है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के दौरान XY और पुरुष का XY होता है और स्त्री का XX होता है। गुणसूत्रों के मिलने से बालक और बालिका का जन्म होता है। ठीक है, बता चुके हैं कैसे कैसे होता है कि XX मिल जाएंगे तो बालिका होगी और XY मिल जाएंगे तो क्या होगा? बालक पैदा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी ये प्रश्न बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट पे है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। मतलब कि बालक का जन्म होता है, यानी कि मेल बेबी की बात हो रही है, मेल बेबी की बात हो रही है। तो स्त्री का X, पुरुष का X, स्त्री का X, पुरुष का Y, स्त्री का Y, पुरुष का X, स्त्री का Y, पुरुष का Y। तो स्त्री के पास तो Y होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। अब स्त्री के पास X होता है, तो देखिए स्त्री का X और पुरुष का X मिलने से क्या होता है? बालिका होती है। क्या होती है? बालिका। और स्त्री का X और पुरुष का Y मिलने से क्या होता है? बालक होता है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे का क्या? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि मानो स्त्री का X और पुरुष का Y मिलने से क्या पैदा होगा? बालक पैदा होगा, यानी कि मेल बेबी बच्चा पैदा होगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बिल्कुल यही सत्य भी है। ठीक है, कहीं कहीं निरक्षर टाइप के लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, क्या करते हैं? महिला को कोसने लगते हैं कि तुम लड़की पैदा कर लड़की पैदा कर रही हो। पहली बात ये तो लड़की का धारणा गलत है, और दूसरी बात ये कि उनको जानकारी नहीं होता कि जो लड़की पैदा हो रही है वो उसके लड़के की वजह से होता है, ना कि उसकी बहू की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें इस बात को। क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में क्या पाया जाता है? XX। निषेचन में XY के क्रोमोसोम के मिलने से ही बालक का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? मतलब अगर संभोग के बाद या सहवास के बाद जब शुक्राणु मादा के जननांग में पहुंच जाता है तो कितने देर तक जिंदा रह सकता है, कितने देर तक अंडाणु से मिलने के बाद निषेचन करने की क्षमता रख सकता है, इसकी बात हो रही है। तो 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए या 72 घंटे के लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 72 घंटे के लिए मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता का 72 घंटे तक बनाए रख सकता है, यानी कि लगभग 3 दिन तक शुक्राणु क्या रख सकता है? जिंदा रह सकता है। कहाँ पे? मादा जनन पथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? इसको तो एकदम फिगर के माध्यम से समझाए थे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नली में, अंडाशय में या योनि मार्ग में। ठीक है,
जो भी बहनें जो है नहीं पढ़ी हैं चैप्टर को जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जो है इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन को जो है आप जो है गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, देखिए खाली ऑब्जेक्टिव प्रश्न से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कब तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भरोसे बैठे रहेंगे। जब पहले चैप्टर पढ़िए फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करिए, चैप्टर पढ़िए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करिए, ज्ञान को अस्थायित्व में लाइए। ठीक है, हवा हवाई अल्फाज मत करिए। कुछ जो है देखते हैं कि अध्यापक जो है खाली ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराते हैं, बताइए खाली ऑब्जेक्टिव प्रश्न के होने से हल हो जाएगा? ज्ञान का कौन सा लेवल बढ़ेगा आपका? रटा रटा मामला आएगा, थोड़ा भी ट्विस्ट हुआ तो कन्फ्यूजन होगा, आप जो है निगेटिव मार्किंग दे के आएंगी या गलत करके आएंगी। तो ज्ञान जो है तह बाई तह बैठता है और वो जो है थोड़ा सा मेहनत लगती है उसमें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। मनुष्य में निषेचन की क्रिया जो है डिम्ब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। आकार जो है इस तरीके का था। ठीक है, इस तरीके का आकार था, ये फैलोपियन ट्यूब हुआ करता था, ये फैलोपियन ट्यूब था, ये वाला पोर्शन है पोर्शन, और यहाँ पे जो है अंडाणु निकलता था। तो यहाँ पे जो है निषेचन होता था, फिर निषेचन के बाद जो है गर्भाशय में आता था। तो ये वाला देख चुके हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। तो एक मिनट, मनुष्य में जो है निषेचन की क्रिया डिम्ब वाहिनी नली में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है, जहाँ पर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मक यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सामान्य गर्भकाल में कितने दिनों का होता है? मनुष्य का जो सामान्य गर्भकाल है, देखिए सामान्य की बात हो रही है, औसतन की बात हो रही है। ठीक है, अब गर्भकाल तो 7 महीने से लेके लगभग 10 महीने तक चलता है। एक उसकी बात रेंज की बात कर रहे हैं तो, लेकिन मतलब कि इसे उसमें कभी भी बच्चा हो जाता है तो जिंदा रहने की चांस बनते हैं। लेकिन एक औसतन बात हो रही है, सामान्य बात हो रही है। तो 150 दिन, 200 दिन, 266 दिन या 300 दिन। तो गर्भकाल में जो है गर्भधान और जन्म के समय के बीच के काल को कहते हैं। गर्भकाल किसको कहते हैं? गर्भधान और जन्म के समय के बीच को कहते हैं। मनुष्य में गर्भकाल का आदर्श समय जो है 266 दिन यानी कि 38 सप्ताह माना जाता है। ठीक है, कितना माना जाता है? 38 सप्ताह। किसी किसी का बेबी जो है 40 सप्ताह में होता है, किसी का 42 सप्ताह में होता है, किसी का 36 सप्ताह में हो जाता है, किसी का और पहले हो जाता है 28 सप्ताह में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदर्श माना गया है उस समय 266 दिन यानी कि 38 सप्ताह जो है आदर्श माना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। मानव भ्रूण का हृदय कितने दिनों में स्पंदन करने लगता है? जो भ्रूण में हृदय कंपन करता है, ठीक है, वो कितने दिनों में करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के 7 दिनों में, अपने परिवर्धन के 21 दिनों में, अपने परिवर्धन के जो है 28 दिनों में, या अपने परिवर्धन के कितने दिनों में? 42 दिनों में। तो इसका जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि परिवर्तन नहीं, अपने परिवर्धन के 28 दिनों में जो है हृदय जो है क्या करने लगता है? स्पंदन करने लगता है। मानव भ्रूण जो है अपने परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के 28 दिनों में स्पंदन करना लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास का काल कहते हैं। भ्रूण विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को क्या कहते हैं? भ्रूण का विकास काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। कौन सा कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ठीक है, कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो अपरा पेसिक यानी कि एलेंटाइस, जरायु यानी कि कोरेयान, उल्क यानी कि एमियान, और पीतक कोष यानी कि पीतक कोष। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उल्व एमनियान। ठीक है, उल यानी कि एमनियान में उल्वी तरल एमनियाटिक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, उसको हम देख चुके हैं। शुष्कन से रक्षा करने का मतलब होता है कि सूखने से बचाता है। तो उसमें देख रहे थे कि जब बच्चा गर्भाशय में रह रहा था तो एक जो है एमनियाटिक फ्लूइड में रह रहा था। ठीक है, एमनियाटिक फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड है, एमनियाटिक फ्लूइड में रह रहा था, यानी कि एक लिक्विड था उसमें रह रहा था। तो उसको जो है बच्चे को सूखने से बचाता है। ठीक है, जो भ्रूण को नव बनाए रखने, बाहर दबाव तथा धक्कों आदि से इसकी सुरक्षा रखने में कार्य करता है। देखिए इस फ्लूइड का जो है कितना बड़ा रोल है कि नम बनाने में, नम बना रखने में, बाहरी दबाव से जो है, जो बाहरी प्रेशर आता है उससे भी, और जो धक्का लगता है, जर्क वगैरह लगता है उससे भी ये क्या करता है? ये लिक्विड बचाने का काम
करता है, एमनियाटिक जो फ्लूइड होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान टाइप के हैं, लेकिन उसके लिए आसान है जो पढ़ा हुआ है। एक बार जान लीजिएगा, जो पढ़ा हुआ है उसी के लिए आसान है, बिल्कुल नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो इसको देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 को, एमनियोसिटोसिस किसके परीक्षण का एक तरीका है? प्रोटीन परीक्षण का, अमीनो एसिड परीक्षण का, भ्रूण के लिंग का परीक्षण का, या हार्मोन्स के परीक्षण का? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भ्रूण के लिंग का परीक्षण का। हालांकि भ्रूण के लिंग का परीक्षण जो है कुछ केसों में, कुछ क्या मैक्सिमम केसों में जो अवैध माना गया है, लेकिन ये अन्य काम भी करता है। फिलहाल उस ऑप्शन से इसको रखा गया है कि आप जो है निगेटिव सोच के इसको गलत मार देंगे, लेकिन फिलहाल जो है उत्तर यही सही है। एनिमियोसिटिक्स जो है गर्भवती महिलाओं के में किया जाने वाला एक प्रस्राव पर्ण निरीक्षण परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषाक्तता आदि का परीक्षण किया जाता है। देखिए इस परीक्षण से, यानी कि एमनियोसिटोसिस से डाउन सिंड्रोम का, गुणसूत्र की विषाक्तता का परीक्षण किया जाता है। इसके माध्यम से भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से डाउन सिंड्रोम है और क्या है, गुणसूत्र की विषमता है, इस सबको देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। संभाव्य गर्भपात अथवा अवस्था कितनी अवधि की होती है? जो संभाव्य गर्भपात है वो कितने दिन की होती है? 10 से 12 सप्ताह की, 24 से 28 सप्ताह की, या 12 से 24 सप्ताह की, या 30 से 32 सप्ताह की? जो संभाव्य गर्भपात होती है वो होती है 24 से 28 सप्ताह की मानी जाती है, जिसे सावधानी बरतकर रोका जा सकता है। मतलब इस गर्भपात को रोका जा सकता है अगर सावधानी बरता जाए, डॉक्टर कंटेक्ट में जाए, तो इस गर्भपात को क्या कर सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदतन गर्भपात का क्या मुख्य कारण है? ठीक है, आदतन गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, प्रोजेस्टेरॉन कमी, या एस्ट्रोजन की कमी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आदतन गर्भपात का मुख्य कारण जो है प्रोजेस्टेरॉन की कमी होना। इसमें गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी कभी कभी ढीली हो जाती है। क्या होती है? कभी कभी ये जो है ढीली हो जाती है, ठीक है, जिससे भ्रूण जो है रुकता नहीं है, ठीक है। भ्रूण रुकेगा कैसे? जब ढीली हो जाएगी तो नीचे की तरफ निकल आएगा और फिसल कर जो है ग्रीवा तक आ जाती है, फिसल कर जो है ग्रीवा तक आ जाती है। तो भ्रूण कैसे जो है डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा? और ये जो है किसकी कमी से होता है? प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। जिस महिला में प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है उसको जो है गर्भपात होने के मैक्सिमम चांसेज बढ़ जाते हैं। इसमें जो है प्रसव पीड़ा नहीं होता है, ठीक है। जब ढीला हो गया है तो अपने आप निकल जा रहा है, तो प्रसव पीड़ा क्या होगा? प्रसव पीड़ा कब हो रहा था? जब एकदम बच्चा फुल डेवलप हो रहा था और अब ग्रीवा जो है लगभग 10 सेंटीमीटर खुल रहा था पूरे बच्चे को निकालने के लिए, तब तो हो रहा था पीड़ा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। गर्भपात के कितने प्रकार होता है? 3, 5, 7, 9। तो गर्भपात के 9 प्रकार होता है, जिसे निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। गर्भपात का एक टॉपिक रह गया है थोड़ा सा, मतलब कि उसमें प्रश्न आ चुका है तो कर दे रहे हैं, लेकिन करवाएंगे उसको, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। पहला होता है संभाव्य गर्भपात, अनिवार्य गर्भपात, तीसरा जो है अपूर्ण गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, पाँचवा होता है अपर्याप्त या लुप्त गर्भपात, छठवां होता है प्रेरित गर्भपात, सातवां होता है सेप्टिक गर्भपात, आठवां होता है आदतन गर्भपात, और नौवां होता है चिकित्सकीय गर्भपात, ठीक है। तो इतने तरह के गर्भपात होते हैं। सारे गर्भपात को पढ़ेंगे, यही टॉपिक एक छूटा हुआ है, और जो है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का छूटा हुआ है पीरियड वाला, उसको जो 2 टॉपिक करना है जल्दी हो जाएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अभी देखिए एक प्रश्न कराया जो जा चुका है, गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? इसको फट से उड़ा देंगे आप लोग। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है? मतलब ये 2 प्रकार की होती है। गर्भकालीन विषाक्तता 2 प्रकार की होती है, तीव्र विषाक्तता और दीर्घकालिक विषाक्तता। विषाक्तता का अर्थ है विष का समाहित होना, मतलब कि यहाँ पे मतलब होता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है अगर सही से देखभाल ना किया तो। गर्भकालीन विषाक्तता एक गंभीर समस्या है। क्या है? गंभीर समस्या है। इसको तो हम 2 चैप्टर में देख चुके हैं। क्वेश्चन संख्या किस पे आते हैं? 13 पे आते हैं। गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होता है? गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था के किस अवधि में प्रकट होता है? 10वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में, 20वें सप्ताह में, या
24वें सप्ताह में, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 24वें सप्ताह में। गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता का सामान्यतः गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में प्रकट होती हैं। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, पहली प्री एलेक्सिया, ठीक है, तथा दूसरी होती है एलेक्सिया, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है जानना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। प्री एक्लेप्सिया में के लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है। अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना, अनेक बार लगातार वमन करने बने रहना, ठीक है। अगर ये सब सारे विषाक्तता वाला अगर चैप्टर आप लोग पढ़ ले रहे हैं, चाहे अन्य भी जो भी चैप्टर है, उसके बाद तो ये सब प्रश्न इतने आसान लगेंगे, आपको लगेगा अरे बहुत ही मज़ा आ गया ऐसे प्रश्न तो देख के। और भले अभी आंसर सामने है तो आपको लग रहा है अरे सर जी तो मज़ा आ रहा है, आसान है, लेकिन जब यही प्रश्न जब मिक्स होके आएंगे कई में ना, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा जो है क्या हो रहा है मामला, ठीक है। तो फिलहाल जो है चैप्टर पे भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, खाली हवाई ज्ञान पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 1 2 3 4 5 सभी सही हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अत्यधिक वजन का बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना, अनेक बार लगातार वमन करना प्री एलेक्सिया का क्या है लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए शीघ्र ही डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए। एक्लेप्सिया में इन लक्षणों को मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखिए प्री एलेक्सिया में जो चल रहा होता है ना, अगर वही बहुत बड़े स्तर पे हो जाए उसी को एलेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। आप लोग जान चुके हैं इस प्रश्न को, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ऐसे जो है टॉपिक आया हुआ था उसमें विषाक्तता वाले में। बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए, तो वह जो है आपकी संपत्ति और उसको वो आपकी संपत्ति और न ही आपका खिलौना है। वह तो जो है क्या है, आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। यह एक प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो इस प्रसिद्ध उक्ति को किसने कहा है? श्री राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, जाकिर हुसैन ने कहा है। तो इसको किसने कहा है? जाकिर हुसैन साहब ने कहा है इस बात को। देखिए कि मात्र जो है देखभाल, उसके पोषण, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बालक के विकास के लिए को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है श्री जाकिर हुसैन ने यह कथन कहा है। क्या कहा है कि जो भी ऊपर लिखा हुआ था, तो उसके कहने का मतलब होता है कि उसको जो है प्रॉपर देखभाल करिए, उसके पोषण पे, उसके स्वास्थ्य और मानसिक विकास पे जो है अत्यधिक ध्यान दीजिए, ठीक है। इसलिए वो कहें कि जो भगवान क्या है, भगवान का भेजा हुआ खिलौना है ये, इसको जो है क्या करना है, आपको जो है सजो के रखना है, आपके खेलने के लिए नहीं है, ठीक है। किस तत्व को की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। लोहे की कमी से, आयोडीन कमी से, कैल्शियम कमी से, मैग्नीशियम कमी से। इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि लोहे कमी से। मानव शरीर में लोहे तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। गर्भावस्था में महिलाओं की इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। सामान्य मनुष्य की प्रतिदिन जो है 12 मिलीग्राम लौह के तत्व की आवश्यकता होती है। कितने होती है? सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन जो है 12 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है? मांस, अंडा, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। ICMR के पोषण का विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता को प्रस्तावित किया जाता है? जो महिला गर्भवती हैं, ठीक है, गर्भावस्था में है, उनकी महिलाओं को कितना और अतिरिक्त चाहिए? उतना तो ऊर्जा चाहिए जो सामान्य महिला लेती है, लेकिन उसके अलावा और कितना अतिरिक्त जो है चाहिए? तो गर्भावस्था में महिलाओं के भ्रूण के विकास के लिए अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य कार्य करने के लिए उसे पूर्व के समान कैलोरी की आवश्यकता होती है। कार्य तो अपना कर ही रही है, तो उसके लिए तो जो सामान्य कैलोरी चाहिए ही, लेकिन और अधिक कैलोरी चाहिए, क्योंकि पेट में बच्चा पल रहा होता है। गर्भावस्था के ICMR पोषण विशेषज्ञों के समूह द्वारा अतिरिक्त 300 कैलोरी के प्रस्तावित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि लगभग जो है 300 कैलोरी जो है एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं 320 दिया हुआ है, 300 दिया है, तो लगभग वही बात है। ऑप्शन जो क्लोज होता है उसी को किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। ICMR पोषण विशेषज्ञों के द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि मांसपेशियों का विकास करना होता है, वृद्धि करना होता है, और टूटे फूटे मांसपेशियों को मरम्मत करनी होती है। तो उत्तर है 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है कि 15 ग्राम है कि 20 ग्राम? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 10 ग्राम चाहिए एक्स्ट्रा। ICMR के भ्रूण विशेषज्ञों को गर्भावस्था में महिलाओं को 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया जाता है। अतिरिक्त चाहिए, जितना चाहिए उतना चाहिए, इसके बाद अतिरिक्त जो है 10 ग्राम
अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जान गए कि भ्रूण के विकास के लिए क्या आवश्यक होता ही होता है। WHO और FAO समूह, देखिए जितने भी सारे ये सब 60 दिख रहे हैं 60 टर्म, इनका जो है जो एक्सप्लेन वो जो फुल फॉर्म जो बता दिया जा चुका है, तो इतना ध्यान देने की बात नहीं है। इस जाके जो है लेक्चर देखें तो आपको याद हो गया होगा, जो भी बातें कर रही हैं उनको याद होगा ये सब चीज़। ठीक है। समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 100 से 200 मिलीग्राम, 200 से 300 मिलीग्राम, 300 से 400 मिलीग्राम, 500 से 600 ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 500 से 600 मिलीग्राम। भ्रूण के अस्थि निर्माण के लिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसे WHO और FAO समूह विशेषज्ञों ने 500 से 600 मिलीग्राम निर्धारित किया गया है। कितना ग्राम किया गया है? 500 से 600 मिलीग्राम निर्धारित किया गया है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी डाउट लग रहा है उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है हमको, सर ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा क्या होता है कि हमें भी हेल्प करने में मज़ा आएगा, लेकिन जब तक आप जो है कमेंट में लिखेंगे नहीं तब तक जो है कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न पे आते हैं। बच्चे के जन्म के समय जो है उसके यकृत में कौन सा विटामिन जो है उपस्थित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बता चुके हैं। तो ए होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए यानी कि विटामिन ए ही जो है क्या होता है उसके यकृत में इकट्ठा होता है। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए उपस्थित होती है। विटामिन ए की कमी से वृद्धि और आँखों पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि माने बच्चे के विकास पर और आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो विटामिन ए यकृत में अपने आप जमा होता रहता है बच्चे के। इसी के साथ जो है चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।